गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी विल स्टार्ट विद एलाइजा. एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे. देन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर इन कैंसर डिटेक्शन. ओके. So last class में we had done ELISA. Some of the students they had asked कि मैम हमें ELISA टॉपिक उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो जस्ट इन ब्रीफ आई एम रिवाइजिंग दिस टॉपिक. ओके. फुल फॉर्म आपने इसकी रीड कर ली होगी फ्रॉम दी एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में भी गिवन है. दिस इज एन एसे. एसे मीन्स एक टेस्ट हम रन कर रहे हैं जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को यूज करके वी आर एबल टू डिटेक्ट वेदर अ पर्सन हैज अ पर्टिकुलर डिजीज और नॉट. ओके. तो अगर लेट्स से कि ये एक डिजीज पर्सन है, हम एलाइजा का टेस्ट कर रहे हैं फॉर ट्यूबरक्लोसिस. वी वांट टू चेक वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस और नॉट. सो वी विल बी टेकिंग एन एलाइजा प्लेट. जो एलाइजा प्लेट है वो हमने ली है. उसके अंदर हमने सारे जो भी टीबी के एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस मींस उसकी सरफेस पे जो भी प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है, उससे हमने प्लेट को पूरा कोट कर दिया. तो ये हमारी प्लेट रेडी हो गई. उसके बाद हम पेशेंट का जिसका भी हमें टेस्ट करना है, हम उसका सीरम ले लेते हैं. अराउंड 3 to 5 ml ऑफ सीरम. सीरम हम कैसे लेंगे कि जो भी हमने ब्लड लिया है उसमें से सारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, we are removing all of them. We are only taking the liquid part which is left behind, that is called serum. तो कल कुछ बच्चों के मैसेज आए थे आफ्टर द क्लास. दे वर आस्किंग कि मैम सीरम कि जब हमने WBC रिमूव कर दिए तो क्या इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी. एक्चुअली WBC एंटीबॉडीज बनाता है और एंटीबॉडीज एक टाइप का प्रोटीन है जिसकी वाई शेप ऐसे स्ट्रक्चर है. भी हम चैप्टर 8 में लर्न करेंगे. सो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स, दे आर नॉट WBC. WBC उनको बनाता जरूर है, बट जो भी एंटीबॉडीज है दे आर प्रोटीन है विच आर हैविंग वाई शेप स्ट्रक्चर. अगर हमने WBC रिमूव भी कर दिए तो ये प्रोटीन आपका फिर भी ब्लड में प्रेजेंट होता है. आप अपनी क्लास 11 की बुक निकाल के देखना, चैप्टर 18 जहाँ पे ब्लड वाला ये चैप्टर है, वहां पे मेंशन्ड है पूरा कि इवन आफ्टर यू हैव रिमूव RBC, WBC, प्लेटलेट्स फ्रॉम द ब्लड के अंदर 3 टाइप के प्रोटीन्स फिर भी रह जाते हैं. एल्बुमिन रह जाएगा, ग्लोबुलिन रह जाएगा, फिब्रिनोजन रह जाता है. तो ये जो आपका प्रोटीन है जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, दिस इज ग्लोबुलिन. एक्चुअली एंटीबॉडीज आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलिन. तो ये प्रोटीन फिर भी ब्लड में प्रेजेंट है. तो व्हेन वी आर एडिंग द सीरम ऑफ द पेशेंट, तो अगर पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहा है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी फॉर द ट्यूबरक्लोसिस एंटीजन. हियर यू कैन सी कि जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन के साथ बाइंड कर दी. इसको यहाँ पे वर्ड लिखा है प्राइमरी एंटीबॉडी. प्राइमरी एंटीबॉडी मीन्स जो हमने पेशेंट से एंटीबॉडी ली है, राइट. उसके बाद हम एक और एंजाइम ऐड करते हैं, बट बिकॉज ये एंजाइम एंटीबॉडी के साथ अटैच्ड है तो यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है सेकेंडरी एंटीबॉडी. इसको आपने पूरा लर्न नहीं करना, मैंने बार बार बोला है, इसको सिर्फ आपने समझना है सो दैट यू गेट एन आइडिया. ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, बट बिकॉज आजकल रीजनिंग या सर्चनिंग क्वेश्चन आ गए तो जस्ट इन डिटेल वी आर डिस्कसिंग इट. इसको बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना, जस्ट रीड इट वंस. तो वी आर एडिंग अनदर एंटीबॉडी. दिस एंटीबॉडी कैन नॉट बाइंड टू द एंटीजन. ये एंटीजन से नहीं बाइंड करेगी. ये स्पेसिफिक है फॉर द ह्यूमन एंटीबॉडी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. अगर वेल में ट्यूबरक्लोसिस वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उसके साथ ये बाइंड हो जाएगी. इस एंटीबॉडी के ऊपर एक एंजाइम भी अटैच्ड है एंड दिस एंजाइम इज कैटालाइजिंग अ क्रोमोजेनिक रिएक्शन. क्रोम वर्ड का मतलब क्या होता है? कलर. तो जिस भी रिएक्शन में कलर डेवलप होता है दैट रिएक्शन इज नोन एज क्रोमोजेनिक रिएक्शन. जैसे हमने ब्लू व्हाइट सिलेक्शन में भी देखा था कि सबस्ट्रेट तो कलरलेस है बट जो प्रोडक्ट वो बनाता है उस प्रोडक्ट का कुछ कलर है. तो ये एंजाइम भी एक क्रोमोजेनिक रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है. तो जब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी उसके बाद हम यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड करेंगे. अगर सबस्ट्रेट डालने के बाद कलर डेवलप हो जाता है, यूजुअली ब्लू या पर्पल होता है बिकॉज सबस्ट्रेट हम इस तरीके से लेते हैं. तो अगर कलर डेवलप हो जाएगा इट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज जिसके लिए हमने एलाइजा रन किया है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉर्मल पर्सन ले रहे हैं, कोई हेल्दी पर्सन है जिसको कोई डिजीज नहीं है, एलाइजा प्लेट में हमने सारे ट्यूबरक्लोसिस के एंटीजेंस कोट कर दिए. उसके बाद हम पेशेंट का सीरम डालेंगे. ऑब्वियसली अगर पर्सन हेल्दी है तो हिज ब्लड विल नॉट बी हैविंग ऑल दोज एंटीबॉडीज. तो हियर यू कैन सी एंटीजन के साथ कोई एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं हुई.
उसके बाद जब आप ये सेकेंड एंटीबॉडी डालोगे जिसके ऊपर एंजाइम अटैच्ड है, क्योंकि वो एंटीजन से बाइंड नहीं कर सकता, वो एंड ह्यूमंस की जो ट्यूबरक्लोसिस वाली एंटीबॉडीज है सिर्फ उसके साथ बाइंड करेगा, तो यहाँ पे वो बाइंड ही नहीं कर सकता। उसके बाद आप सबस्ट्रेट डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट अगर कलर चेंज हो रहा है इट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है नॉर्मल कलर है तो पर्सन इज हेल्दी। ओके, देन ये वाली एप्लीकेशन मैंने आपको बोला था एक बार रीड करना फ्रॉम द एनसीईआरटी। इसमें किसी को कोई डाउट है? हैव यू रेड दिस? अगर किसी को डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, वी विल डिस्कस दिस, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। जितने भी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है जस्ट टेल मी इफ हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स। सो इसमें एप्लीकेशन मेंशन्ड है अबाउट पीसीआर कि हाउ वी कैन यूज पीसीआर फॉर कैंसर डिटेक्शन। कैंसर डिटेक्शन के लिए हम पीसीआर को कैसे यूज कर सकते हैं, दैट दे हैव मेंशन। जैसे लेट्स से कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ये लेट्स से कि वी आर डिटेक्टिंग वेदर अ पर्सन इज हैविंग लेट्स से आई कैंसर और नॉट। ओके, आई कैंसर में एक्चुअली 3 जीन्स रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर वो जीन्स चेंज हो गई, चेंज वर्ड के लिए यहाँ पे एक वर्ड मेंशन्ड है म्यूटेशन, अगर उसमें हो गया, म्यूटेशन मीन्स एनी चेंज इफ इट इज टेकिंग प्लेस, सो दिस इज आवर नॉर्मल जीन, दिस इज आवर म्यूटेटेड जीन। जब नॉर्मल जीन में म्यूटेशन होता है तभी वो पर्सन में कैंसर डेवलप होता है। आई कैंसर का कॉज यही है दैट द जीन गेट्स म्यूटेटेड। तो अगर हमें कंफर्म करना है पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आई कैंसर और नॉट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि वी विल ट्राई टू रन द पीसीआर। ये हेल्दी पर्सन है और हमने हेल्दी जीन के जो प्रोब्स हैं वो भी हमने वी हैव टेकन दैट। प्रोब आपको पता ही है सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड होता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है। तो अगर नॉर्मल जीन होगी, नॉर्मल पर्सन है, तो जो प्रोब है वो उसके साथ बाइंड करेंगे। जब आप पीसीआर को रन करोगे तो डीएनए का जो अमाउंट है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई मीन्स डीएनए का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर पर्सन को आई कैंसर है तो जीन ऑलरेडी म्यूटेट हो चुकी है। म्यूटेट मीन्स जीन चेंज हो चुकी है, सीक्वेंसेस चेंज हो चुके हैं, एंड वंस जीन हैज शोन म्यूटेशन नाउ द प्रोब्स विल नॉट बी एबल टू बाइंड। क्योंकि जब सीक्वेंस चेंज हो गई तो दोनों की सीक्वेंस एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगी, प्रोब बाइंड ही नहीं करेंगे। और जब हम कैंसर पर्सन का डीएनए सैंपल को रन करें तो डीएनए का जो अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं होता, नो एम्पलीफिकेशन ऑफ द डीएनए विल बी देयर। तो अगर हमने जीन डाल के हमने देखा कि एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। और अगर डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, डीएनए का अमाउंट एम्पलीफाई हो जाता है, इसका मतलब पर्सन इज हेल्दी। तो इसको आप अपने सिंपल वर्ड्स में अपनी एनसीईआरटी बुक में लिख लेना, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है एंड यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसमें सिंपली बस जस्ट राइट इट डाउन कि अगर डीएनए का अमाउंट एम्पलीफाई हो गया है पीसीआर रन करने पे तो पर्सन हेल्दी है। और अगर डीएनए का अमाउंट एम्पलीफाई नहीं हुआ, एम्पलीफाई मीन्स इंक्रीज ही नहीं हुआ, अगर आपने पीसीआर रन भी कर लिया उसके बाद भी अगर डीएनए का अमाउंट एम्पलीफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब पर्सन की जीन म्यूटेट हो चुकी है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो दैट इज हाउ पीसीआर कैन बी यूज्ड फॉर कैंसर डिटेक्शन। ओके, so just read this once. Now we are starting with the today's topic, that is transgenic animals. Okay, this is a really important topic. Okay, so transgenic animals का मीनिंग होता है जिसमें जीन वी हैव एडेड अ फॉरेन जीन। ट्रांस वर्ड का मीनिंग होता है फॉरेन, तो जिस भी एनिमल में हमने कोई फॉरेन जीन ऐड कर दी है दैट वुड बी नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। ओके, ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब जैसे लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हमारे पास कोई शीप है, बहुत सारे एनिमल्स ऑलरेडी साइंटिस्ट ने ट्रांसजेनिक बना लिए। शीप भी हो सकता है, ट्रांसजेनिक माइस भी हो सकता है, ट्रांसजेनिक रैबिट भी हो सकता है, ट्रांसजेनिक फिश भी हो सकता है। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शीप दैट वी आर हैविंग अ शीप। उसके अंदर हमने कुछ ऐसी जीन्स ऐड कर दी हैं जो कि सिस्टीन अमाइनो एसिड्स को या ऐसे अमाइनो एसिड्स बना रही है जिससे कि शीप के बॉडी के ऊपर जो हेयर्स बनेंगे वो हेयर्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे साइज में और उनकी क्वालिटी भी बहुत स्मूथ और फाइन होगी। क्योंकि जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है या डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर प्रोटीन हेयर। तो जितनी ज्यादा ये वाली जीन्स शीप के अंदर प्रेजेंट होंगी तो वो जो वुल प्रोड्यूस करेगा शीप, उसकी क्वालिटी बहुत फाइन होगी और बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फार्मर्स के लिए ऐसी शीप जो होंगी वो बेनिफिशियल होगी।
Then what we are doing is we are also taking some mice also. We can take transgenic mice. अगर हमें कोई भी डिजीज का स्टडी करना है तो हम माइस के थ्रू कर सकते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. फिश भी हमने ट्रांसजेनिक बनाई हुई है. फिश में हमने ग्रोथ हार्मोन्स वाली जीन ऐड करी हुई है. तो अगर ऐसी फिश है जिसके अंदर हमने ग्रोथ हार्मोन्स वाली जीन्स ऐड कर दी है तो वो फिश साइज में कंपैरेटिवली जल्दी ग्रो कर जाएगी, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है. सो वी हैव प्रिपेयर्ड लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है. ओके, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में का मतलब है जैसे ह्यूमंस की बॉडी में 25,000 से 30,000 जीन्स हैं. आज की डेट में भी बहुत सारी जीन्स ऐसी हैं जिनका फंक्शन हमें नहीं पता है. वी स्टिल डू नॉट नो द फंक्शन ऑफ दीज जीन्स. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज हाउ वी विल फाइंड देयर फंक्शन. उसको फाइंड करने का बहुत लंबा प्रोसीजर है कि जिस भी जीन का हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है, वी विल बी कटिंग दैट जीन फ्रॉम द ह्यूमन डीएनए. आफ्टर वी हैव डन दैट, इसको हम किसी माइस के अंदर, माइस के डीएनए में इसको ज्वाइन कर देते हैं. ओके, जो भी जीन ह्यूमन जीन का हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है उसको हम माइस के अंदर ऐड कर देंगे. और आपको पता है माइस मैमल है, एनिमल है. एनिमल्स के अंदर अगर हमें कोई भी जीन ऐड करनी होती है तो हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? रेट्रोवायरस. सो विद द हेल्प ऑफ एनी रेट्रोवायरस वी विल बी एडिंग द ह्यूमन जीन इनटू द डीएनए ऑफ द माइस. एंड लेट्स से कि वो जीन ऐड करने के बाद अब हमें माइस में नजर आ रहा है कि माइस की जो ग्रोथ रेट है वो फास्ट हो गई. तो अब हमें आइडिया हो जाएगा कि जो जीन हमने ऐड की थी मे बी वो ग्रोथ को, ह्यूमन ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है. अगर वो जीन ऐड करने के बाद माइस में लेट्स से कि उसका आई कलर चेंज हो रहा है या उसका कोई और फीचर चेंज हो रहा है, लेट्स से कि आई कलर में ही चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो जीन है वो आई कलर को कंट्रोल करती है. सो दैट इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अननोन जीन्स. एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, क्योंकि कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में कम से कम भी 5 years लग सकते हैं, 3 years लग सकते हैं, 10 years भी कई बार लग जाते हैं, क्योंकि कई बार जीन उस सीक्वेंस में कट नहीं होती है, डीएनए ज्वाइन ही नहीं होता, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है. एंड इनफैक्ट एक सिंगल ट्रांसजेनिक माइस बनाने की कॉस्ट भी वैरी करती है. जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं जहाँ पे रिसर्च चलती है उनके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि उसी से वो अपने आगे रिसर्च वर्क को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. और सिंगल ट्रांसजेनिक माइस की जो कॉस्ट होती है दैट कैन बी अप टू 5 to 15 लाख पर माइस. इतना ज्यादा कॉस्ट है क्योंकि इसमें मैन पावर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, मशीनरी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, टाइम भी वैरी कर सकता है. समटाइम इट मे टेक 3 years मिनिमम होता है, मैक्सिमम कई बार 8 years 9 years भी लग जाते हैं, क्योंकि जीन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करती है. बट जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक एडवांस हो रही है, अब टाइम जो लगता है वो लेस हो गया, कॉस्ट भी काफी हद तक कंट्रोल हो गई है. इट इज नॉट दैट ह्यूज. But the point which I want to say is that it is very time consuming and expensive to create a transgenic animal. So I hope first point सबको clear हो गया होगा why we are creating transgenic animal, because we want to study the functions of gene. जो भी unknown genes है उसका function अगर हमें find out करना है तो we will be taking the help of transgenic animal. उसके बाद इसी point को first और fourth point को ओके, सेकेंड और फोर्थ पॉइंट को हम क्लब करके साथ में स्टडी करेंगे. आपकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, एप्लीकेशन गिवन है स्टडी ऑफ डिजीज, और एक एप्लीकेशन है वैक्सीन सेफ्टी. इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ कि कैसे ये साइंटिस्ट ने यूज किया है. आपने एक डिजीज सुनी होगी, लास्ट ईयर शायद कुछ बच्चों ने इस पे प्रोजेक्ट भी बनाया था, एल्जाइमर्स डिजीज. एल्जाइमर डिजीज एक डिजीज होती है जिसमें ब्रेन के न्यूरॉन्स के में प्लाक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. अगर न्यूरॉन्स में से प्लाक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी तो न्यूरॉन्स पूरा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो पर्सन की जो मेमोरी है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है. वो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. वॉकिंग डिफिकल्टीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. All the activities of the body are controlled with the help of brain. तो वॉकिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, खाना जो स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी वीक हो सकती है, तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. तो when scientists they were working on the disease Alzheimer, so they had suspected, उस टाइम पे बहुत सारी ह्यूमन जीन्स का फंक्शन नहीं पता था. इनफैक्ट आज भी हमें 40% ह्यूमन जीन्स का फंक्शन नहीं पता है, उसके ऊपर रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन. तो दे हैड 8 to 10 सस्पेक्टेड जीन्स. इनको ये था कि इन 8 to 10 जीन्स में से कुछ जीन्स ऐसे हैं, मे बी 1, 2, 3, जो कि अल्जाइमर के लिए रेस्पॉन्सिबल है.
सो व्हाट दे डिड वाज, जो टीम इसके ऊपर यूएस और कनाडा में वर्क कर रही थी, उन्होंने एक एक करके जो भी जीन्स थी उसको माइस के अंदर डाला, फिर स्टडी किया कि इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. तो आउट ऑफ दोज 8 to 10 दे कुड फाइंड कि 3 जीन्स ऐसी हैं जो कि एल्जाइमर के लिए रेस्पॉन्सिबल है. जैसे लेट्स से कि ये जीन हमने माइस के अंदर डाली, जैसे हमने माइस के अंदर डाली तो माइस के अंदर भी ह्यूमंस के अल्जाइमर वाले सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, उसके ब्रेन में भी प्लाक फॉर्मेशन हो गई, माइस को वॉकिंग डिफिकल्टी हो गई, उसकी मेमोरी जो है वो वीक हो गई, वो दैट दे कुड जज. उसके बाद ये वाली डाली तो भी सिमिलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हुई. तो आउट ऑफ दिस दे कैन फाइंड कि टोटल 3 जीन्स ऐसे हैं जो कि एल्जाइमर के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अगर इन जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, या if the genes are over expressing themselves, then they will lead to the disease condition of Alzheimer. So that is how they could identify. तो डिजीजेस को स्टडी करने के लिए भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना पड़ता है, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी जीन कौन सी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अब उसी के बाद इस पॉइंट को इसके साथ क्लब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी टीम ने, द सेम रिसर्च टीम विच वाज वर्किंग ओवर देयर, उन्होंने किसी फार्मा कंपनी के साथ टाई अप किया. फार्मा कंपनी ने उनको 3 मेडिसिन बना के दी एंड दे सेड कि ये 3 मेडिसिन हो सकता है अल्जाइमर को कंट्रोल करें, आप इसको वेरीफाई करो, चेक करो. जब भी कोई न्यू मेडिसिन बनती है तो सबसे पहले उसको ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिर हम उसको चिंपैंजीज के ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको ह्यूमन ट्रायल करते हैं लिमिटेड पर्सन के साथ. लेट्स से 50 से 2000 3000 लोगों के ऊपर लिमिटेड ह्यूमन ट्रायल किया जाता है, और जब वो सबसे सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है. सो मेकिंग अ न्यू वैक्सीन इज एक्चुअली अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि हमें बहुत बार उसको टेस्ट करना पड़ता है टू मेक श्योर कि उस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. तो ये जो टीम थी, रिसर्च टीम थी, दे हैड टाइड अप विद अ फार्मा कंपनी ने उनको 3 मेडिसिन कैंडिडेट्स बोलते हैं उसको, 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स दिए कि आप इनको चेक करके देखो कि ये एल्जाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो 1 by 1 दे टेस्टेड. जैसे लेट्स से कि फर्स्ट वाला उन्होंने जो ट्रांसजेनिक माइस बनाया था जिसमें एल्जाइमर के सारे सिम्टम्स हैं वो ऐड करके देखा. दे कुड फाइंड, पूरा 6 months तक स्टडी किया क्योंकि माइस का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, 6 months 7 months तक स्टडी किया. दे कुड फाइंड कि इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, नथिंग इज कमिंग. देन सेम वाज विद द बी, नथिंग इज कमिंग. लेकिन जो लास्ट वैक्सीन कैंडिडेट था C1, उसको जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो दे कुड सी कि धीरे धीरे माइस के अंदर जो प्लाक था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, उसके जो न्यूरॉन्स फर्दर डेड नहीं हुए, जहां तक डेड थे वहीं पे स्टॉप हो गए, प्लाक फॉर्मेशन डिक्रीज हो गई, माइस को वॉक करने में जो डिफिकल्टी हो रही थी वो कम हो गई, उसका मेमोरी लॉस भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया. सो दे कुड फाइंड कि आउट ऑफ ऑल द 3 वैक्सीन कैंडिडेट द थर्ड वन इज द मोस्ट इफेक्टिव. तो इसीलिए दोनों पॉइंट्स हमने साथ में करने, क्योंकि जब भी कोई न्यू वैक्सीन बनती है तो जिस भी डिजीज के लिए हमें ट्रायल करना है, पहले हम ट्रांसजेनिक माइस पे करेंगे, उसके लिए हमें डिजीज एनिमल बनाना पड़ेगा, ऐसा एनिमल जिसके अंदर ह्यूमंस वाले उस डिजीज के सिम्टम्स हैं, फिर उसके ऊपर हम वैक्सीन डाल के टेस्ट करते हैं. सो दैट इज व्हाई दीज 2 पॉइंट्स कैन बी इजीली स्टडीड टुगेदर. ओके, उसके बाद एक और पॉइंट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. वैसे अगर कोई भी न्यू केमिकल किसी कंपनी को मार्केट में लॉन्च करना है जिसको ह्यूमन से कंज्यूम करना है, एडिबल केमिकल है, तो उसको पहले टेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए भी ट्रांसजेनिक माइस बनाने पड़ते हैं. जैसे आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मीन्स जो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं, जो क्लेम करते हैं कि इससे जो डायबिटीज है वो कंट्रोल हो जाती है. तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं स्टार्टिंग में, अभी तो फिर काफी चेंज होके आने लग गए, जब ये स्टार्टिंग में मार्केट में आना शुरू हुआ था उस टाइम पे उसके अंदर एक केमिकल होता था एस्पर्टेन, और जिस कंपनीज ने इन सबको लॉन्च किया उन्होंने बहुत ज्यादा कोई ह्यूमन ट्रायल या ट्रांसजेनिक एनिमल पे ट्रायल किए बिना ही इसको लॉन्च कर दिया था. एंड देन ग्रेजुअली इट वाज फाउंड कि जो एस्पर्टेन है इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं. तो फिर इस नॉर्म्स बना दिए, बहुत सारी कंट्रीज ने लॉज बनाए कि अगर आपको कोई भी न्यू केमिकल जो कि एडिबल है, ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होगा, उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा वेदर इट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर ट्रांसजेनिक माइस बनाया, बिकॉज वी नो कि जो भी हम फॉरेन केमिकल हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है उसको बॉडी से रिमूव करने का काम लिवर का होता है. लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट डज द जॉब ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो भी एक्स्ट्रा केमिकल्स बॉडी में एंटर हो रहे हैं उन सबको लिवर हमारी बॉडी से रिमूव करता है. फिर उन्होंने एस्पर्टेन डाल के देखा तो दे कुड फाइंड बहुत सारी लिवर की वो जीन्स माइस के अंदर डाल दी जो ह्यूमन के लिवर में प्रेजेंट है, जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती हैं.
एंड दे कुड फाइंड कि ह्यूमन लिवर की जो जीन्स है वो एस्पर्टेम को स्मॉल पार्ट उसको ब्रेक ही नहीं कर रही. अगर एस्पर्टेम को ब्रेक नहीं कर रही तो ऑब्वियसली एस्पर्टेम ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड बॉडी में इट इज केपेबल ऑफ शोइंग साइड इफेक्ट्स. सो दैट इज हाउ इट केम टू नो कि ये तो बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा है, जो ह्यूमन लिवर है वो उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है. And because it is persistent in the blood, it has a tendency of showing lot of side effects. तो बहुत सारी कंट्रीज ने तो इसको ऑलरेडी बैन कर दिया है. इंडिया में भी आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर ये बैन हो चुका है. सिमिलरली अगर आप मार्केट में देखो एक्टिव पॉपकॉर्न्स बहुत आते हैं, उसमें जो ऑयल यूज होता है जिससे कि एक्टिव पॉपकॉर्न्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, उसकी भी टेस्टिंग जब लॉन्च किया था कंपनी ने तो दे हैड टेस्टेड इट ऑन सम ट्रांसजेनिक माइस, दे गॉट द रिपोर्ट एंड देन दे हैड लॉन्च इट. यही आइडियल प्रोसीजर है कि कोई हम न्यू केमिकल बना रहे हैं तो लिवर वाली जीन्स, ह्यूमन लिवर वाली जीन्स हमें माइस में डालनी है. फिर माइस में हम वो केमिकल उसको डाइट के फूड के फॉर्म में देंगे एंड वी विल चेक कि लिवर की जीन्स उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर पा रही है, मेटाबोलाइज कर पा रही है, तो इट्स वेल एंड गुड, तो वो साइड इफेक्ट्स नहीं शो करेगा. लेकिन अगर लिवर की जीन्स उस needs to be seen. Similarly, they are planning कि हम इसको बनाना के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो अगर ऐसे ट्रांसजेनिक बनाना मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएंगे तो जिन भी लोगों को डायबिटीज है उनको रोज इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट ईट वन बनाना अ डे जिसमें कि इंसुलिन वाला पूरा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है एंड द पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी. नॉट जस्ट इन एनिमल, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट इन प्लांट्स ऑल्सो, कि हम जो भी डिजीज है जिसमें पर्सन को डेली बेसिस पे इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है. जैसे एक डिजीज आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है एम्फाइसीमा. ओके, एंड दिस इज अ डिजीज जिसमें पर्सन के लंग्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं. अंशु इज आस्किंग व्हाट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. ये एक डिजीज का नेम है, ये कल हम सीएल क्लास में भी करेंगे चैप्टर 5 में. ओके अंशु, कल उसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, तो अभी नहीं कर रहे. इट्स जस्ट अ डिजीज. वी विल टेक इट अप इन डिटेल इन टुमारोज क्लास.
कृतिका इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमंस पे. टेस्ट तो किया जाता है बेटा, जो भी आज की डेट में तो मोस्टली कंट्रीज दे हैव लॉज कि जो भी मेडिसिन या केमिकल मार्केट में लॉन्च होगा उसकी प्रॉपर टेस्टिंग और ट्रायल होना चाहिए, और होता भी है, बट हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट है. ओके तो कुछ ना कुछ 1% लोग ऐसे जरूर होते हैं, क्योंकि जब वैक्सीन टेस्टिंग या सेफ्टी चेक किया जाता है तो मोस्टली लोगों में वो मेडिसिन इट इज नॉट शोइंग एनी साइड इफेक्ट, बट 0.1 या 1% लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट है, हर पर्सन का डीएनए डिफरेंट है, कि उनमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स में भी हो जाते होंगे. ओके तो टेस्टिंग तो डेफिनेटली होती है, बट सम टाइम ऐसा होता है ना, जैसे आप डॉक्टर के जाते हो, आपको लेट्स से फीवर है, आपने नोट भी किया होगा कई बार, डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर मेडिसिन दी और आपको वो सूट नहीं करती है. 2 days आफ्टर व्हेन यू आर अगेन विजिटिंग द डॉक्टर, तो डॉक्टर जो भी मेडिसिन है वो चेंज कर देता है, क्योंकि हर मेडिसिन हर पर्सन को सूट नहीं करती. जनरलाइज टेस्टिंग तो वो करते हैं, बट फिर भी. ओके एनी अदर डाउट यू आर हैविंग? So I hope there is no any other doubt. So now let's shift towards the next topic. Zoom के chat box पे doubts मत भेजना please. I will not be able to see that. बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि हमें उसे एम्प्टी स्टमक लेना है या उसको आफ्टर फूड लेना है. डॉक्टर पूरा इंस्ट्रक्शन में मेंशन करते हैं. तो अगर कुछ मेडिसिन स्ट्रांग होती हैं तो अगर आप उनको एम्प्टी स्टमक ले लोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गिडीनेस हो जाता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, हेडेक हो जाता है. तो हर मेडिसिन को लेने का तरीका अलग है, क्योंकि हर मेडिसिन बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है. कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट डायरेक्ट स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इसको खाली पेट लोगे. कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे बॉडी में जाके रिलीज होती हैं, इसीलिए हम उन्हें फूड के साथ लेते हैं, क्योंकि फूड का जब हम फूड के साथ ले रहे हैं, फूड पूरा डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में 2 to 3 आवर्स लेता है. एंड बिकॉज उनमें डोसेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज वाई दे आर गिवन अलॉन्ग विद फूड. तो ये सारा मेडिसिन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सी मेडिसिन हमने पेशेंट को एम्प्टी स्टमक देनी है, कौन सी मेडिसिन हमने फूड के साथ देनी है. तो अगर कोई डॉक्टर ने आपको ऐसी मेडिसिन बोली है कि आप इसको खाने के बाद लो और आप उसको एम्प्टी स्टमक ले लोगे, तो ऑब्वियसली उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. बीपी लो हो सकता है, कई बार गिडीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है. सो सच प्रॉब्लम्स माइट कम अप. ओके सो दीज आर आई विल शेयर दिस पीपीटी. तो इसमें जनरल एक बताया हुआ है दैट वी कैन हैव माइक्रो इंजेक्शन से भी हम ऐड कर सकते हैं, या डिफरेंट मेथड से वी कैन ऐड द ह्यूमन डीएनए इन द माइस एंड वी कैन प्रिपेयर ट्रांसजेनिक एनिमल्स. अजय इज आस्किंग अ क्वेश्चन की जो हम केमिकल टेस्टिंग कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, अगर वो एनिमल उस केमिकल को डाइजेस्ट कर पा रहा है. देखो हम सेम ग्रुप रख के करते हैं अजय. रैट्स भी आपको पता है मैमल्स हैं, और मैमल्स की 98% 97% जीन्स जो है वो मैच करती है, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है. जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर है नो. ओके क्योंकि हमने सेम ग्रुप रखा है. अनिंद्या का क्वेश्चन मुझे भी क्लियर नहीं हुआ. अनिंद्या क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? एक बार क्लास के बाद आप पर्सनली पूछ लेना, देन आई विल रिप्लाई. ओके नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक माइस. लेट्स टेक वन मोर टॉपिक टुडे. अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से आप कनेक्ट कर लेना विद द सेम आईडी. So now we have to discuss about genetically modified organisms, whether it is boon or bane. Boon means helpful, bane means it is harmful. Whether it is boon or bane, that we have to decide. तो ये जो 5 points थे advantages के, ये तो वही है जो हमने क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे. सेम वही 5 पॉइंट है. सो वी आर नॉट रिपीटिंग इट अगेन. ये एडवांटेजेस में काउंट होगा, मतलब ये हमें इस वे में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं. Now we have to focus on the disadvantages of the genetically
modified organism, whether it is a plant or animal, that we have to see. तो let's say कि first इसमें सबसे important है, इससे start करते हैं second point से. जैसे जब ये बीटी कॉटन लॉन्च हुआ था, एट दैट टाइम तो इतना ट्रबल नहीं हो सकता क्योंकि बीटी कॉटन या कोई भी ऐसा प्लांट प्रोडक्ट जो कि ह्यूमंस कंज्यूम नहीं कर रहे, हमारे फूड का पार्ट नहीं है, उससे कभी भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती. लेकिन जब फ्रांस में, अभी उन्होंने फ्रांस में क्या किया, दे हैव स्टार्टेड लॉन्चिंग बीटी मेज, दैट इज बीटी कॉर्न एंड बीटी ब्रिंजल, क्योंकि ब्रिंजल में भी बहुत ज्यादा पेस्ट अटैक करते हैं. मेज के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि कई बार दे गेट इन्फेक्टेड बाय वेराइटी ऑफ पेस्ट. तो फ्रांस में व्हेन दे हैड लॉन्च बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉर्न, 22 वगैरह यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में, उसमें एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं. तो समटाइम इट मे सो हैपन कि जो हमने बैक्टीरिया यूज किया है या जो भी हम प्रोडक्ट यूज करें, विद द हेल्प ऑफ दैट, अगर हमारे नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उसके अंदर अगर ये एम्पेसिलिन जीन ट्रांसफर हो जाएगी तो वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट हो जाएगा. क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे एक मेथड होता है जिसमें बैक्टीरिया विदाउट एनी मेथड, एक बार अजय ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था कि मैम विदाउट एनी मेथड भी वो डीएनए को या किसी बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो हम वो 0.1% रिस्क भी लेने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि अगर इस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया से हमारे स्टमक का जो नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि अभी तक हमें हेल्प कर रहा है, अगर उसके अंदर ये एम्पेसिलिन वाली जीन ट्रांसफर हो गई तो फिर वो नॉर्मल बैक्टीरिया भी हो सकता है हमें हार्म करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज वंस इट गेट्स द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देन इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्रिएटिंग ट्रबल. तो ये भी हो सकता है कि जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वो आपके सुपर पैथोजेंस बन जाए. मीन्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस दे माइट स्टार्ट हार्मिंग अस. इसकी एक 0.1% प्रोबेबिलिटी तो है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस तो नहीं होते, बट 0.1% प्रोबेबिलिटी है, एंड वी डू नॉट वांट टू टेक इवन दैट 0.1% रिस्क. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, सो दैट कुछ ऐसा मेथड हम डिवाइस करें कि ये जो हमारी प्रॉब्लम के एरियाज हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें, कि कोई भी प्लांट सुपर वीड ना बने, कोई भी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में ग्रो कर रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इतना पावरफुल ना हो जाए कि आगे चल के हम उसको मेडिसिन से कंट्रोल ही ना कर पाए. तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, व्हेन यू विल बी रीडिंग द चैप्टर. आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो इसमें आप एडवांटेजेस में तो वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, 5 पॉइंट्स यू विल बी राइटिंग. डिसएडवांटेजेस में हम ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे. तो एक बार इसको रीड कर लो, यहां तक एक बार रीड कर लेना. सो टुमारो वी विल बी टेकिंग अप जो लास्ट पेज है चैप्टर का, एथिकल इश्यूज लेंगे, जीन थेरेपी लेंगे. ओके और आई थिंक अच्छा कल तो क्लास ही नहीं होगी, कल तो वेडनेसडे है. थर्सडे को वी विल बी टेकिंग दिस अप एंड फ्राइडे चैप्टर विल बी ओवर. फ्राइडे को चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा. So Thursday we will be taking up ethical issues and gene therapy. एक बार रीडिंग लगा लेना so that easier हो जाएगा. Okay. So with this I would like to wind up the class. कोई doubts हैं तो you can ask it on Thursday. कल हम CL क्लास में polygenic inheritance, pedigree analysis, वही सारे topics करेंगे. So please do attend the class.